नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से 8 दिन के बाद नूतन वर्ष 2023 की शुरुआत होने जा रही है और आप सभी को नूतन वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 दिन पहले मैंने 2023 के प्रारंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च का राशिफल अपलोड किया था। बहुत से दर्शकों ने आग्रह किया है कि 2023 का वार्षिक राशिफल का वीडियो भी अपलोड कर दें, तो मैं आपके लिए तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल का वीडियो लेकर आया हूं। हालांकि वार्षिक राशिफल का विश्लेषण बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और छोटे से वीडियो में हर बिंदु पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा तो संभव नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास यही किया है कि ग्रहों के गोचर के आधार पर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे धन प्राप्ति और धन का संचय, नौकरी, रोजगार, व्यापार व्यवसाय, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी, वाहन आदि बिंदुओं को कवर किया जाए। साथ ही आपको ये भी जानकारी दी जाए कि वर्ष 2023 में कौन सा कालखंड किस कार्य के लिए विशेष शुभ रहेगा और कौन सा कालखंड ऐसा होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। साथ ही साथ एक ज़रूरी सूचना ये भी है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा। जो कोई व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में दे रहा है वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। 2023 में 4 बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा शनिदेव का। शनिदेव 17 जनवरी को कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में अभी तक गोचर है और चतुर्थ भाव में शनि के गोचर होने के कारण पिछले 2.5 वर्षों से आप पर शनि की ढैया चल रही थी, अब वो समाप्त हो जाएगी। देवगुरु का गोचर 6ठे भाव में है और देवगुरु 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके सप्तम में आ जाएंगे। जहां पर राहु का गोचर है, देवगुरु और राहु का गुरु चांडाल योग बनेगा, जो कि सबसे खराब योग माना जाता है। लेकिन मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस गुरु चांडाल योग को अत्यंत शुभ योग के रूप में कैसे आप अपने प्रयोग में ला सकते हैं और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। 30 अक्टूबर तक ये गुरु चांडाल योग बनेगा और इसके बाद राहु 6ठे में आ जाएंगे और केतु 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। तो चलिए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तुला राशि के जीवन में खुशियां लाने वाला जो राशि परिवर्तन है वह शनिदेव का राशि परिवर्तन है। वर्तमान में शनिदेव का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में होने के कारण तुला राशि के जातकों पर शनि की ढैया प्रभावी है और पिछले 2.5 साल से तुला राशि के जातक ढैया से पीड़ित चल रहे हैं। देखिए, जब लग्न से चौथे या 8वें भाव में शनि का गोचर होता है 1, 2, 3, 4, तो या तो शनि का गोचर चौथे में और या 8वें में, तो ढैया की शुरुआत होती है। तो पिछले 2.5 वर्षों से ढैया के कारण क्या क्या कष्ट आपने झेले हैं ये आप खुद समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ और जो मैं बता रहा हूँ कि आपने वैसा ही झेला है। अगर वैसा ही हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, शनि का गोचर चतुर्थ भाव में था और शनि की दृष्टि
दशम भाव पर पड़ी तो आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ। जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो धन का आगम भी प्रभावित हुआ। कार्य बनते बनते बिगड़ गए, कार्यों में तरह तरह की बाधाएं आई। आपने कोई नया काम शुरू किया, पता लगा कि वो आपका कार्य अधूरा रह गया। कोई व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया, उसमें घाटा हो गया। ये सब शनि की ढैया के कारण होता है। शनि चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है। पिछले 2.5 वर्षों में आपके भौतिक सुखों में कमी आई होगी। परिवार में कलह का वातावरण बना होगा, तनाव की स्थिति बनी होगी और साथ ही साथ भूमि, भवन, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की आपकी इच्छा अगर थी, वो इच्छा भी अधूरी रह गई होगी। और अगर किसी तरह से आपने वो इच्छा पूरी भी कर ली तो चूंकि ढैया का प्रभाव था, प्रॉपर्टी संबंधी कोई ना कोई विवाद खड़ा हो गया होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के भाइयों के बीच, चाचाताऊ के बीच कहीं न कहीं टकराव की स्थिति बनी होगी। चूँकि शनि चतुर्थ में है और शनि पंचम के स्वामी भी हैं, तो शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके किए जा रहे प्रयासों को भी गति नहीं मिली होगी। हालांकि पिछले 1 वर्ष में आपने प्रयासों में सफलता मिली होगी। जब से देवगुरु का गोचर छठे भाव में हुआ और शनि की दृष्टि देवगुरु पर पड़ी तो आपको अपने प्रयासों में सफलता भी मिली होगी और नौकरी भी मिली होगी। लेकिन शुरू के जो 1.5 वर्ष थे वो आपके लिए बहुत अधिक कष्ट कर रहे होंगे। कार्य में बाधा, धन के आगम में बाधा, तो सीधी सी बात है कि कर्ज भी लेना पड़ा होगा। शनि की दशम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी। दशम भाव क्या है? आपका स्वास्थ्य है, स्वभाव है। आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, खास करके कमर के नीचे के जो रोग हैं, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मानसिक तनाव, हड्डियों संबंधी समस्याएं, हड्डियों में पीड़ा, ये समस्याएं आपके सामने आई होंगी। और आपके चक्कर डॉक्टर, अस्पताल, मेडिकल स्टोर के भी लगे होंगे। स्वास्थ्य तो आपका पिछले 2.5 वर्षों से लगातार खराब ही रहा होगा, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा। हाँ, उनके साथ जरूर हुआ होगा जिनके जीवन में शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा या शनि की प्रत्यंतर दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ जरूर ये सब हुआ होगा। और अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ हो या इससे हट करके भी कोई समस्या आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको शनि की ढैया के प्रभाव को समझने में आसानी हो। अब आइए बात करते हैं 2023 में जब आप ढैया से मुक्ति पा लेंगे तो फिर आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जब भी वार्षिक राशिफल का विश्लेषण किया जाता है तो उन ग्रहों के गोचर पर विचार किया जाता है जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। अब जैसे शनि 17 जनवरी को पंचम में आ जाएंगे और 2.5 वर्ष तक पंचम में ही गोचर करेंगे। देवगुरु 21 अप्रैल को सप्तम में आ जाएंगे और अगले 1 वर्ष तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे। राहु 30 अक्टूबर तक रहेंगे, केतु 30 अक्टूबर तक लग्न में, राहु सप्तम में। इसके बाद राहु छठे भाव में आ जाएंगे और केतु 12वें भाव में चले जाएंगे अगले 1.5 वर्ष तक, 30 अक्टूबर से अगले 1.5 वर्ष तक। तो
वार्षिक राशिफल में तो इनका विचार किया जाता है। जहाँ तक मासिक राशिफल की बात है तो उसमें सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ऐसे ग्रह जो कि लगभग हर महीने राशि परिवर्तन करते रहते हैं, उनके गोचर पर विचार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं लेकर चल रहा हूँ कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों के बल में वृद्धि होती है, दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसी आधार पर वर्ष 2023 की एनालिसिस करेंगे। जब भी शनि से त्रिकोण पर होंगे सूर्य, बुध, मंगल या शुक्र, या गुरु से त्रिकोण पर होंगे सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, तब नौकरी, व्यापार, प्रॉपर्टी, विवाह, वाहन, इन सब के प्रबल योग बनेंगे। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है तुला राशि के जातकों की कुंडली में, और वो है केतु और शनि का त्रिकोण संबंध। केतु से पंचम पर शनि है, शनि से नवम पर केतु हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5, केतु से पंचम पर शनि और शनि से नवम पर केतु, दोनों एक दूसरे के त्रिकोण पर हैं। दोनों में नवम पंचम का संबंध बन रहा है, और जब त्रिकोण का संबंध बनता है तो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग का फल मिलता है। शनि क्या है? कर्म के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं, टाइम की पंक्चुअलिटी और अनुशासन के कारक हैं। और केतु क्या है? केतु का अर्थ होता है ऊंचाई, केतु का अर्थ होता है बुलंदी, केतु है मोक्ष के कारक। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, जब आपकी इच्छाओं की तृप्ति हो जाएगी, वही अवस्था मोक्ष की होती है। तो आने वाले 30 अक्टूबर तक, यानी आने वाले 10 महीनों तक शनि और केतु का त्रिकोण संबंध आपके जीवन में आपकी हर इच्छा को पूरा करने वाला होगा। आप जिस चीज के लिए प्रयास करेंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे वाहन हो, चाहे विवाह हो, चाहे संतान हो, जो भी आपकी इच्छा होगी, नौकरी में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन की बात हो, धन की बात हो, धन के संचय की बात हो, हर चीज पूरी होगी। लेकिन एक चीज, एक मंत्र मेरा याद रख लीजिएगा कि केतु है डिटैचमेंट, केतु अलगाव के कारक होते हैं, और शनि है आपका परिश्रम, आपका एफर्ट। किसी भी चीज की इच्छा हो, एफर्ट भरपूर कीजिए, प्रयास भरपूर कीजिए, लेकिन उस चीज के पीछे मत भागिएगा। ये केतु का मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। केतु से शनि पर त्रिकोण पर हैं, परिश्रम जितना करेंगे उससे कहीं ज़्यादा फल आपको मिलेगा। बस शर्त सिर्फ यही है कि आप जो चाहते हैं उसके पीछे मत भागिए, परिश्रम करते रहिए, नो प्रॉब्लम, एफर्ट्स करेंगे, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मानसिक रूप से लगातार उसी के बारे में नहीं सोचना है। आपको मकान खरीदना है, मकान बनवाना है, बन जाएगा, लेकिन मकान बनवाने के बारे में लगातार नहीं सोचते रहना है, एफर्ट करते रहना है, प्रयास करते रहिए, सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने मकान के पीछे भागना शुरू कर दिया, सब कुछ छोड़ करके आप मकान के पीछे पड़ गए, वाहन के पीछे पड़ गए, प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए, वो चीज़ आपसे दूर होती चली जाएगी, क्योंकि केतु है डिटैचमेंट। ये आप आने वाले 10 महीनों में जो बात मैं बता रहा हूँ उस बात को आजमा करके देख लीजिएगा। आप जिस चीज़ के पीछे भागेंगे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, जिस चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बस एफर्ट्स करना है। अब चलिए बात करते हैं कि शनि से त्रिकोण पर सूर्य, मंगल, बुध
जब आएंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के गोचर के बारे में। देखिए, ये चारों ग्रह जब शनि से त्रिकोण पर होंगे तो अपने अपने कारक तत्वों के अनुसार और जिस जिस भाव के ये स्वामी हैं उस भाव से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। तो शनि से त्रिकोण पर देखिए तो नवम भाव है और लग्न भाव है, 1 2 3 4 5। शनि से 5वें स्थान पर नवम भाव, 6 7 8 9 और नवम स्थान पर आपका लग्न भाव है। तो जब जब शनि से त्रिकोण पर नवम भाव में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र का गोचर होगा तो आपको श्रेष्ठतम फल मिलेगा, क्योंकि शनि से त्रिकोण पर भाग्य का भाव आ रहा है तो भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले बात करें मंगल की। अब आप पेन पेपर लेकर के डेट्स नोट करिए, इन डेट्स पर एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा। मंगल की बात करें 13 मार्च से लेकर के 10 मई तक मंगल का गोचर नवम भाव में रहेगा, भाग्य के भाव में। मंगल धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। अब देखिए, मंगल विवाह के कारक नहीं होते हैं, लेकिन भाग्य भाव में त्रिकोण पर हैं और 13 मार्च से 10 मई के बीच में यहाँ पर गुरु का गोचर हो जाएगा। मंगल गुरु के मित्र हैं, विवाह का योग बन जाएगा। मंगल धन भाव के स्वामी हैं, धन का संचय शुरू होगा, धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय और धन का निवेश भी होगा। चूँकि शनि चतुर्थ के भी स्वामी हैं और मंगल भूमि के कारक हैं, तो 13 मार्च से 10 मई के बीच में प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का भी योग बनेगा। शुक्र की बात करें तो 2 मई से और 30 मई तक शुक्र रहेंगे भाग्य के भाव में, 2-5 से और 3-5। शुक्र का गोचर भाग्य भाव में होगा। शुक्र किस चीज़ के कारक हैं? शुक्र धन के, वैभव के, संतान के, विवाह के। तो ये सभी लाभ आपको शुक्र के प्रभाव से मिलेंगे। दूसरी बात, शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न यानी आप स्वयं। अष्टम भाव गुप्त विद्या, गुप्त रहस्य, गुप्त धन। तो चूंकि शुक्र धन के कारक हैं, यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम के मिल जाए, शेयर से मिल जाए, लॉटरी से मिल जाए, कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन प्राप्त हो जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल जाए, कोई पॉलिसी मैच्योर हो जाए, ससुराल से धन की प्राप्ति हो जाए, और अगर आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं तो आपकी पेंशन शुरू हो सकती है, ग्रेच्युटी और फंड का पैसा मिल सकता है, और साथ ही साथ बीमे का पैसा भी आपको मिल सकता है। और ये वो धन होगा जो कि आपको बिना किसी प्रयास के मिल जाए। बुध की बात करें तो बुध 24 जून से लेकर के और 8 जुलाई तक भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ बुध भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है। शनि पंचम में बैठे हैं, शिक्षा और संतान के भाव में। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश का प्रबल योग बनेगा। बुध व्यापार के कारक हैं और विदेशी व्यापार के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त रहेगा। विदेश से धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार के लिए नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई नई डील्स आपको मिलेंगी, और विदेश आप जाना चाहते हैं तो विदेश जाकर के सेटल भी हो सकते हैं। और सूर्य भी
15 जून को आ जाएंगे नवम में और 15 जून से 17 जुलाई तक सूर्य नवम भाव में ही रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा 15 जून से 8-7 तक, चूँकि 8 जुलाई को बुध दशम में आ जाएंगे। तो सूर्य क्या है? सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के कारक तो हैं ही, लाभ के भाव के स्वामी हैं। लाभ के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में जब गोचर करेंगे तो भाग्य के सपोर्ट से आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और बुध के प्रभाव से, चूंकि बुध 12वें के स्वामी हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब भी मिल सकती है। शनि से दूसरे त्रिकोण की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर होगा वो शुक्र का होगा, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। और ये जो समय होगा ये 30 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक। आप ये टाइम नोट कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए। शुक्र जब लग्न में होंगे, शनि से त्रिकोण पर होंगे, तो शुक्र के बल में वृद्धि होगी, सर्वश्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। और चूंकि सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे और वो मैरिज में कन्वर्ट होंगे, पार्टनरशिप में, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। और यही कार्य बुध भी करेंगे 19/10 से लेकर के और 6 नवंबर तक। और यही कार्य सूर्य भी करेंगे 18/10 से लेकर के और 17 नवंबर तक। अब बार बार उसी चीज़ को रिपीट नहीं करना है, आपको सप्तम भाव के और लग्न के जो शुभ फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका विवाह हो जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप में व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन जो सावधानी वाला बिंदु है, अब आप उस पर आ जाएं। मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में होगा 3/10 से और 16/11 तक। हालांकि शनि से त्रिकोण पर हैं, आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी, कार्य करने की क्षमता होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। खास करके अगर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस विभाग, मेडिकल और सर्जरी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फायर रिलेटेड वर्क्स, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको धन का लाभ होगा और आप प्रॉपर्टी भी, भूमि भी खरीद सकते हैं। लेकिन सावधानी कहाँ पर अपेक्षित है? चूँकि मंगल अत्यंत बलवान होंगे, सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, आपके अंदर क्रोध और उग्रता बढ़ेगी, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। दूसरी बात, मंगल की अष्टम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी और 8वां भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है। मंगल दुर्घटनाओं के, ब्लड के, सर्जरी के कारक होते हैं। 3/10 से 16/11 तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी वाहन चलाने में। अब गुरु और राहु की बात करें तो गुरु और राहु का जो गुरु चांडाल योग है, ये 21 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर तक बनेगा और ये सप्तम भाव में बनेगा। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। गुरु चांडाल योग को कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे आप इसके अच्छे रिजल्ट ले पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान। राहु क्या है? भ्रम, कन्फ्यूज़न, भय,
डिप्रेशन, अनजाना सा भय। तो सप्तम में जब चांडाल योग बनेगा तो दाम्पत्य सुखों में, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी चांडाल योग के बनने के कारण। लेकिन वहीं अगर आपने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट किया, गुरु हैं ज्ञान, राहु हैं विस्तार, राहु है एक्सपेंशन, राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, हर चीज को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, ये है राहु। तो अगर आपने गुरु को बैलेंस कर लिया, यानी कि गुरु को प्रसन्न कर लिया, तो राहु आपको 21 अप्रैल से और 30 अक्टूबर के बीच में वह सब कुछ दे देंगे जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने गुरु को नाराज कर लिया, क्या किया आपने? गुरु हैं आपके माता पिता, गुरु और वृद्धजन। 21 अप्रैल से 30/10 के बीच वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस टाइम पीरियड में भूल करके भी आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का अपमान मत कीजिएगा। अगर आपने भूले से भी ऐसा किया तो राहु आपको डुबो देगा। फिर राहु का बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, और फिर राहु क्या क्या करता है ये कल्पना के परे है, बहुत कुछ नुकसान दे सकता है। लेकिन अगर आपने गुरु को स्ट्रांग रखा, माता पिता की सेवा की, अपने गुरु की सेवा की, वृद्धजनों का सम्मान किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, तो यही गुरु और राहु का चांडाल योग जो है ये आपके जीवन में आपको बुलंदियों पर भी पहुंचा सकता है। ये आप ध्यान से समझें। गुरु चांडाल योग खराब भी होता है और अच्छा भी होता है, ये आपके ऊपर है। मन से भय को निकाल दीजिए, मन से डर को निकाल दीजिए, कार्य क्षेत्र का विस्तार कीजिए, अपने ज्ञान का प्रयोग कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग, अपनी योजना किसी से भी शेयर मत कीजिए। फिर आप देख लीजिए राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर, गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर, और यही गुरु चांडाल योग आपको हर तरह का लाभ देगा, और इतना ज़्यादा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान वही रखना है जो मैंने बताया कि गुरु को प्रसन्न रखना है, गुरु का आशीर्वाद लेना है, गुरु को नाराज नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र के बारे में। गुरु का गोचर 21 अप्रैल को सप्तम भाव में है, और यहाँ से पंचम भाव जो है वो पंचम स्थान पर 11वां भाव है, और नवम स्थान पर 3रा भाव है। लाभ का भाव और पराक्रम का भाव ये देवगुरु से त्रिकोण पर रहेगा। तो आपको 11वें भाव के और 3रे भाव के सभी फल प्राप्त होंगे जब जब बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल का गोचर 11वें में होगा या 9वें भाव या 3रे भाव में होगा। अब आपको खाली डेट्स नोट कर लेनी है, उस डेट्स पर एफर्ट्स करने हैं, रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए बुध का गोचर 25 जुलाई से लेकर के और 1 अक्टूबर तक 11वें भाव में रहेगा। बुध गुरु से त्रिकोण पर होंगे। बुध भाग्य भाव के स्वामी, बुध 12वें के स्वामी, बुध व्यापार के कारक, बुध बुद्धि और वाणी से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उन सभी के कारक होते हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस का क्षेत्र और ऑनलाइन बिजनेस जितना भी है, विदेशी व्यापार, इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र का गोचर 7 जुलाई से लेकर के और 7 अगस्त तक लाभ के भाव में होगा, और जब शुक्र गुरु से लाभ के स्थान पर होंगे
तो प्रबल धन का लाभ होगा। देखिए, शुक्र और गुरु संतान के, विवाह के, धन के कारक होते हैं। और जब दो ग्रह, ऐसे दो ग्रह जो कि धन के कारक हैं, जब एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं तो फिर धन की प्राप्ति के हर तरह के मार्ग बनेंगे इस गोचर काल में। जहाँ तक सूर्य की बात है तो सूर्य का गोचर 17/8 से 17/9 के बीच में 11वें भाव में होगा। तो सूर्य क्या हैं? सूर्य हैं ग्रहों के राजा, शासन प्रशासन, सरकारी सेवा, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा। इन सब चीज़ों का लाभ आपको सूर्य प्रदान करेंगे जब सूर्य 11वें भाव में होंगे 17/8 से 17/9 के बीच में। गवर्नमेंट जॉब के चांस बनेंगे, साथ साथ अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का भी आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक मंगल की बात है तो मंगल 1 जुलाई से लेकर के और 18 अगस्त तक पंचम भाव 11वें भाव में रहेंगे। और इस समय मंगल से जो रिलेटेड क्षेत्र हैं, जो मैंने पहले बताया है, बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आर्मी, एयरफोर्स वगैरह या मेडिकल सर्जरी का क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में आपको मंगल की वजह से धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा, चूँकि मंगल धन के भाव के स्वामी भी हैं। जहाँ तक दूसरे त्रिकोण की बात है, पराक्रम भाव, इसमें 2023 में शुक्र और मंगल पराक्रम भाव तक नहीं पहुँच पाएंगे, धनु राशि में गोचर नहीं हो पाएगा, लेकिन बुध का और सूर्य का गोचर होगा। सूर्य जो हैं वो 16/12 को यहाँ पर आ जाएंगे और बुध जो हैं वो 27/11 से लेकर के और 28/12 तक रहेंगे। और इस गोचर काल में सूर्य और बुध अपने अपने क्षेत्र से संबंधित कार्यों में आपको सफलता देंगे। अब बार बार मैं क्या क्या क्षेत्र हैं ये रिपीट नहीं करूँगा, पहले ही बता चुका हूँ। तो ये सब लाभ आपको वर्ष 2023 में मिलने जा रहे हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम लाभ कैसे लिया जाए, उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर स्थिति में है उसे बलवान करना होगा और उसके लिए ग्रहों का उपाय करना होगा। साथ ही साथ जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान है उसका भी उपाय करना होगा। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें।
माता पिता गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।